जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन एग्जाम 2023 की। आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 1 को देखेंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जिनके एग्जाम में रिपीट होने की संभावना या इसी पैटर्न पे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हम आज 10 क्वेश्चंस का जो करेंगे लेकिन जो है रीजनिंग से जैसा कि हम सभी जानते हैं 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 अंक का होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो 10-10 की हम प्रैक्टिस करेंगे, 10 क्वेश्चंस का जो कि हॉस्टल वार्डन के एग्जामिनेशन में जिस पैटर्न पे पूछे जाएंगे उसमें है। 10 की आज प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रीजनिंग की आज के इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि देख लीजिए, पहला क्वेश्चन जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट से पूछा गया है कि ये सीटों की एक पंक्ति है जिसमें ए जो है बी के बाईं ओर बैठा है। ए जो है बी के बाईं ओर बैठा है और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि सी जो है बी के दाएं ओर बैठा है। इस तो मध्य में कौन बैठा? सिंपल सा क्वेश्चन है कि ए बी के बाईं ओर है और सी जो है बी के दाईं ओर है, तो बीच में कौन बैठा है? सिंपल सा है। एक दो दो स्टेटमेंट है, एक तो ये कह रहा है, एक दूसरा यहाँ पे है। दोनों स्टेटमेंट को हम लोग चलो बना लेते हैं, इसको एक सीटिंग अरेंजमेंट कर लेते हैं। मान लीजिए ये सीट है। हम अपनी शुरुआत करेंगे जिनमें दोनों में कॉमन है, बी यहाँ भी है और बी यहाँ है, तो हम बी को रखते हैं यहाँ पे। बी को हम यहाँ रख देते हैं। अब ये कह रहा है कि बी ए जो है बी के बाईं ओर है, तो बायां हो गया इधर, बाईं ओर हो गया, और ये हो गया दाईं ओर हो गया, दायां साइड हो गया। तो बी के ए जो है बी के बाईं तरफ है, बी के बाईं तरफ है, यानी ए यहाँ पे है और ये कह रहा है कि बैठा है। और सी जो है बी के दाहिनी तरफ है, दाहिनी तरफ है, तो सी जो है दाएं तरफ हो गया, यहाँ पे है, तो बीच में कौन आ गया? बी आ गया। तो इस तरह आपका राइट आंसर हो गया बी। बी जो है सबके बीच में बैठा हुआ है। ए बी सी ये हो सकता है या फिर जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी कथन और ये जो है डाटा सफिशिएंसी का है कि पर्याप्त है कि नहीं है। क्वेश्चन ये है कि सुरेश कहता है कि उसके पास 10 किताबें हैं। ठीक है, सुरेश के पास 10 किताबें हैं, अच्छी बात है। लेकिन दूसरा कथन ये है कि सोनिया भी कह रही है, सोनिया ये कह रही है कि सुरेश के साथ उसकी 5 किताबें साझा कर दी है। अब दो लोग यहाँ पे हैं, एक तो सुरेश है, सुरेश ये कह रहा है कि भाई हमारे पास 10 किताब है। लेकिन इसी में सोनिया कह दे रही कि जो सुरेश के पास 10 है उसमें से 5 किताब उसकी है, उसकी मतलब शेयर है, 50-50 का है। अब ये बता रहा है कि इस कथन से आप कोई निष्कर्ष निकाल सकते हो क्या? पहला कथन क्या अकेले से निष्कर्ष निकल सकता है कि उसके पास, सुरेश के पास कितनी किताबें हैं? आप नहीं बता सकते। 10 हैं क्योंकि 5 उसके पास हैं, तो 5 कौन सी उसके पास हैं जो साझा करता सोनिया से? इससे ये भी क्लियर नहीं हो रहा है। कथन 2 से ये नहीं निष्कर्ष निकल पा रहा है कि सोनिया के पास कितनी किताबें हैं और कौन सी किताबें हैं। दोनों कथन पर्याप्त हैं, दोनों कथन भी पर्याप्त नहीं है। दोनों भी मिला लोगे तब भी सोनिया के पास कितनी किताबें नहीं पता चलेगी, और ना ही उसके पास के जो है कितनी किताबें हैं और कैसी किताबें वो भी नहीं कर पाओगे। तो दिए गए जानकारी में इस प्रश्न नहीं जान सकते, इसे नहीं जान सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एक कार में दो माँ दो बेटी बैठी हैं, तो कार में कुल कितने लोग हैं? एक कार है भाई, एक कार है, मान लीजिए ये कार है, कार है। कह रहा है स्टेटमेंट कि एक कार में दो माँ हैं, दो माँ हो गई, दो बेटी हो गई। अब बताइए कुल कितने लोग कार में बैठे हैं? इस हिसाब से देखोगे तो 4 हो गए। और बहुत होशियार लोग होंगे, कहेंगे भाई एक तो ड्राइवर भी होगा, तो ड्राइवर भी होगा, तो इस हिसाब से देखोगे तो 5 हो जाएगा। लेकिन भाई साहब स्टेटमेंट में कहीं ड्राइवर की बात नहीं है। हो सकता है इसी में से दो महिलाओं में से, दो माँ में से कोई चला भी रही हो, तो हमारा ड्राइवर से कोई मतलब नहीं है। हम इस 4 को देख रहे हैं कि दो माँ हैं, क्योंकि हमारा अपना दिमाग नहीं लगाना होता रीजनिंग में। जो चीज़ दी है हम उसी को फॉलो करेंगे। दो माँ हैं, दो बेटी हैं, तो कुल कितने लोग हैं? इस हिसाब से जोड़ोगे तो 4 लोग हैं। 4 का इसमें कोई ऑप्शन है नहीं। अब ये क्वेश्चन इस तरह से सिंपल सा है नहीं, ये तीतर के आगे तीतर, तीतर के पीछे तीतर जैसा क्वेश्चन है। दो माँ हैं, देख लीजिए, एक माँ है, माँ है, माँ की एक बेटी है और उस बेटी की एक बेटी है। ठीक है, मतलब इसकी नानी भी साथ में बैठी है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? एक तो माँ है, माँ की एक बेटी है, उसकी बेटी बैठी हुई है, और बेटी की शादी हो जो उसकी बेटी बैठी है, मतलब इसकी जो है नानी भी बैठी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से 3 लोग हैं, कुल कुल 3 लोग हैं। एक जो है बड़ी वाली माँ है, बड़ी वाली माँ है यानी नानी कह सकते हो,
नानी की जो है पोती बैठी ही है, नानी की जो है पोती बैठी है और नानी की बेटी भी बैठी है। तो तीन, ये दो माँ हो गई, क्योंकि इसकी इसकी बेटी ये है और इसकी बेटी ये है, तो दो माँ हो गई और ये दो बेटी है ही हैं। ये दोनों बेटी हो ही गई, किसी ना किसी की बेटी हैं, तो दो बेटी दो माँ, कुल मिलाकर तीन। तीन लोग कार में बैठे हुए हैं, तो राइट आंसर तीन का है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि दया का भाई अमित है। ठीक है, दया दरवाज़ा तोड़ देता है सीआईडी में, कोई बात नहीं। यहाँ पे पूछा कि दया जो है दया का भाई अमित है, ठीक है होगा। दया चंद्रा का बेटा है, ठीक है, चंद्रा का भी बेटा हो गया। विमल चंद्रा के पिताजी हैं, अब पिताजी भी आ गए। तो बताइए कि अमित का विमल से क्या संबंध है, क्या दादा है, पुत्र, भाई, पोता, क्या लगता है, ये बताना है। तो चलिए शुरू कर देते हैं, हम लोग इसको एक एक जोड़ना शुरू कर देते हैं। दया का भाई अमित है, तो दया और अमित, दया और अमित ये दोनों भाई हैं भाई, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, स्टेटमेंट में है। फिर कह रहा है कि दया चंद्रा का बेटा है। दया क्या है, दया जो है चंद्रा का बेटा है। दया मतलब चंद्रा का बेटा है, दया ये स्टेटमेंट कह रहा है बेटा है। अब उसर अब देख लेते हैं, फिर बोल रहा है कि विमल जो है चंद्रा के पिता हैं। विमल जो है चंद्रा के पिता हैं, विमल चंद्रा के पिता हैं। तो विमल हो गए, विमल विमल हो गए चंद्रा के पिता, ये भी यानी बेटा है इसका, यानी विमल का बेटा चंद्रा है, चंद्रा का बेटा दया है, और दया और अमित भाई भाई हैं। तो अब बताइए कि अमित का विमल के साथ क्या संबंध है। ये है अमित और यहाँ पे हैं विमल जी। क्या लग रहे हैं भाई, यहाँ पे देखो ये दोनों भाई हैं, दया और अमित भाई हैं। दया के जो है पिताजी हैं चंद्रा, चंद्रा के पिताजी हैं विमल। तो ये क्या लग रहे हैं, दया के जो है विमल क्या लगते हैं भाई, दादाजी लग रहे हैं। इसी प्रकार अमित दोनों भाई हैं तो इसके भी दादाजी हो गए। तो अमित विमल का क्या लगता है, दादा लगता है। अरे नहीं, दादा नहीं, पोता लगता है। अमित जो है विमल का क्या लगता है, पोता। तो राइट आंसर है पोता। इसी तरह कोई भी क्वेश्चन जो बनाया जाएगा आप एक एक जोड़ के उसको आसानी से बना सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये कहता है कि सोहन अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। ठीक है, जाने दो, सोहन गया 15 किलोमीटर गया, हम शुरू कर देते हैं। फिर पूछ रहा है, फिर पश्चिम की ओर उसने 10 किलोमीटर की यात्रा की, फिर वो दक्षिण पश्चिम मुड़ गया और 10 किलोमीटर चला गया। उसके बाद वह अपनी बाईं तरफ घूमने लगा। तो बताइए कि वो अब किस दिशा में है। शायद जाहिर सी बात है, चलिए हम इसको देख लेते हैं। ये होती है दिशा, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये हो गया वेस्ट। ये कह रहा है कि मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ से जो है सोहन जो है, सोहन एक लड़का है, पगला गया है, जो चल रहा है अब उत्तर की दिशा, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उत्तर की तरफ जा रहा है, 15 किलोमीटर चला गया पैदल घूमता घूमता। ठीक है, चलने दो, जाने दो। उसके बाद क्या कह रहा है कि वहाँ से वो पश्चिम की तरफ मुड़ गया, पश्चिम की तरफ मुड़ेगा मतलब वेस्ट की तरफ इधर मुड़ गया। तो कहाँ चला गया भाई, 10 किलोमीटर ये फिर इधर पश्चिम की तरफ गया। अब कह रहा है कि पश्चिम की तरफ गया तो अपनी बाईं ओर घूम घूम के चलने लगा, बाईं ओर। अब इधर जा रहा है तो बायां साइड इसका ये हो गया, दाहिना साइड इधर हो गया, तो इस तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है, मुड़ गया। अब इधर जा रहा है, किस तरफ जा रहा है अब ये जा रहा है साउथ की तरफ जा रहा है भाई, दक्षिण की तरफ। जिधर से आया था उधर ऑफिस जा रहा है। तो राइट आंसर हो गया कि दक्षिण की तरफ उसका दिशा हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखो ये पॉइंट था, सोहन यहाँ से चला था, उत्तर की तरफ गया 15 किलोमीटर, बायां अपने मुड़ा 10 किलोमीटर गया, और फिर जो है मतलब पश्चिम की तरफ मुड़ा और 10 किलोमीटर गया, और फिर अपने जो है बाईं दिशा पे घूम गया। तो उसका जो बायां हाथ होगा इसी तरफ होगा, तो दक्षिण की दिशा में उसका मुंह होगा। चलिए अपना छठा क्वेश्चन देखते हैं। कुत्ता बिल्ली जानवर ये पूछा गया है, ये वेन डायग्राम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। वेन डायग्राम पूछा ही जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतना बड़ा चीज़ है नहीं। इसमें कह रहा है कि कुत्ता बिल्ली जानवर का कौन सा वेन डायग्राम होगा। तो जानवर जो हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मान लीजिए ये बड़ा वाला जानवर हो गया, कुत्ता बिल्ली दोनों जानवर हैं, गाय भैंस सभी जानवर हैं। कुत्ता ये हो गया, बिल्ली ये हो गया। कुत्ता बिल्ली में आपस में तो कोई संबंध है नहीं, दोनों अलग अलग हैं। कुत्ता हो गया और बिल्ली हो गया। तो राइट आंसर कौन सा हो गया आपका, कौन सा मिल रहा है, ए ऑप्शन मिल रहा है। ये वाला बड़ा वाला हो गया जानवर का, एक इसमें चाहे आप कुत्ता ले लो और इसको आप बिल्ली ले लो, अपने आप जो है वेन डायग्राम बन जाएगा। ये नहीं बनेगा, क्यों,
क्योंकि जो है जानवर जो है इसमें सब आपस में मिक्स तो हो नहीं रहे हैं। ये भी नहीं मिलेगा क्योंकि कुत्ता बिल्ली में आपस में कोई संबंध नहीं है, ये भी कोई नहीं मिलेगा। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए अब फिर हम देख लेते हैं अपना 7वां क्वेश्चन। यहाँ पे कथन और निष्कर्ष से जुड़ा हुआ है। ये कह रहा है कि एक दिवसीय मैच में यानी ओडीआई मैच हो रहा, बहुत अच्छी बात है। एक टीम द्वारा बनाए गए कुल रन हैं 200 रन बनते हैं। एक ओडीआई मैच हो रहा था, एक टीम ने 200 रन बनाए, इनमें से 160 रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए। अब ये कह रहा है कि ये क्रिकेट मैच हुआ जिसमें 200 रन एक टीम ने बनाए और 200 में से 160 रन जो है अकेले स्पिनरों ने बनाए। तो ठीक है, निष्कर्ष क्या निकल रहा है? निष्कर्ष ये निकल रहा है कि टीम में 80% स्पिनर हैं। और दूसरा निष्कर्ष ये निकल रहा है कि शुरुआती बल्लेबाज स्पिनर थे। हो सकता है सचिन जो है, जैसे सचिन स्पिन बॉलिंग करते थे, हो सकता है उन्होंने शतक अकेले मार दिया हो भाई, 150 रन मार दिया हो। तो 200 में से जो है हो सकता है स्पिनर ही भाई स्पिनर में काउंट होंगे। 80% टीम में स्पिनर हैं। चलिए अब इसका निष्कर्ष दोनों सही है कि गलत है इसको देखते हैं। टीम में ये कह रहा है कि 80% स्पिनर हैं और दूसरा कह रहे हैं कि शुरुआती स्पिनर जो है बल्लेबाज स्पिनर थे। क्या ऊपर वाले कथन से ये दोनों निष्कर्ष निकल रहे हैं? मतलब एक टीम थी, एक टीम ने जो है ओडीआई में 200 रन बनाए, 200 में से 160 रन जो है स्पिनरों ने अकेले बनाए। बस इतनी सी बात है। क्या हम इससे कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि टीम में क्या 80% स्पिनर हैं? ये कौन सा निष्कर्ष कैसे निकाल लोगे इसमें भाई? हो सकता है सचिन ने अकेले ही बना दिया हो 50 रन, मतलब 100 रन बना दिया हो, बाकी सबने मिलके बनाया हो। जो पुछल्ले 4-5 जो है स्पिनर रहे हो, हरभजन सिंह और बाकी सब रहे हों, अनिल कुंबले बाकी लोग, या फिर कुलदीप अब आ गया, कुल्ली रहा हो, या फिर जो है और कौन सा है यार, कई सारे जो स्पिनर आ गए हैं। तो ये भी इससे निष्कर्ष आप नहीं निकाल सकते और ना ही ये कह सकते हो कि शुरुआती बल्लेबाज स्पिनर रहे हो सकते हैं ऊपर वाले सारे आउट हो गए हों, लास्ट वालों ने ही सब बनाया बनाया हो, स्पिनर ही खेल रहे हों। कभी कभी कि टेस्ट में इंडिया जो है 5-5 4-4 स्पिनर अकेले खिला देती है। तो लेकिन निष्कर्ष ये नहीं निकल सकता। हम ऊपर वाले किसी भी कथन से ये नहीं कह सकते कि टीम में 80% स्पिनर हैं और ना ही हम ये कह सकते हैं कि शुरुआती बल्लेबाज स्पिनर थे। इन ऊपर वाले जो है कथन से हम ना तो कथन एक निकाल सकते हैं कि 80% स्पिनर है, ना हम ये बता सकते हैं कि शुरुआती बल्लेबाज स्पिनर थे। ये भी कोई निष्कर्ष हम उससे नहीं निकाल सकते। तो या तो एक या तो दो अनुसरण करता है, या वह कुछ है ही नहीं, कोई अनुसरण नहीं कर रहा, ना तो ये अनुसरण कर रहा है ना तो बी अनुसरण कर रहा है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी जो है कथन से जुड़ा हुआ, ये कथन और कारण से जुड़ा हुआ है। ये कथन और निष्कर्ष दो चीज़ होती है, एक तो निष्कर्ष निकलता है, एक तो होता है कारण होता है कथन, या और उसके पीछे का कारण होता है। तो ये कथन और कारण से जुड़ा हुआ है। कथन ये है, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है। जी हाँ, सही बात है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, राइट आंसर है ये। अब कारण यहाँ दिया है कि दाब बढ़ने से जल का क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, ये भी राइट है, दोनों राइट हैं। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है, हम सभी जानते हैं, जल्दी खाना बन जाता है अगर हम जो है प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं। लेकिन ये जल्दी बनता क्यों है, मतलब क्या कारण है? कारण ये है कि जो प्रेशर बनता है, जो भाप उसमें इकट्ठा हो जाती है, प्रेशर कुकर नाम ही प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण जो जल है, जो उसमें पानी होता है, उसका क्वथनांक यानी उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है, जिस कारण से भोजन जल्दी पकता है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कह रहे हैं। उत्तर हम लोग देख लेते हैं सारे ऑप्शन। यदि कथन और कारण दोनों सत्य हैं, हाँ कथन और कारण दोनों सत्य हैं, ये बात सही है। कथन की उचित व्याख्या भी कर रहा है, कारण जो है कथन की उचित व्याख्या भी कर रहा है, सही बात है। कथन भी सही है, यहाँ पे कथन भी सही है, कथन और कारण दोनों सही ही हैं। और ये जो कारण है वो कथन की उचित व्याख्या भी कर रहा है। हाँ सही बात है भाई, व्याख्या कर ही रहा, कारण से जो बात है उसी से जो है सही बात हो रही है, वो उचित व्याख्या कर रही है। बाकी आप सब जो पढ़ लो इसको पढ़ लो, सारे गलत हैं, फटाफट आप लगाइए और आगे बढ़ जाइए। चलिए 9वां क्वेश्चन ये दे रहा है, ये सीरीज से जुड़ा हुआ प्रश्न है। सीरीज से पूछा जा रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह जो दिया गया उसके स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, कौन सी संख्या आएगी। ये 7, 15, 32, 67 और क्वेश्चन मार्क और 281 दी हुई है। एक सीरीज है, इसमें पूछे जा रहा है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे क्या आएगा। तो देख लो, अगर ध्यान से देखोगे अपने आप पता चल जाएगा कैसे बढ़ रहा है। 7 का 15 हो गया, 15 का 32 हो गया, 32 का 67 हो गया, यहाँ क्वेश्चन मार्क और उसके बाद 281 हो गया। तो क्या बन क्या रहा है? हमारे हिसाब से ये लग रहा है कि भाई एक बार में जो है कम से कम डबल हो जा रहा है, क्योंकि देख लो 7 दूनी 14, 14 से 1 बढ़ गया, 15 दूनी 30, 2 बढ़ गया, और 30 दूनी 60 है, मतलब 32 दूनी जो है 32 दूनी कितना हो जाएगा 64,
64 के बाद 3 और ज़्यादा बढ़ गया। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, जो बढ़ने का क्रम अगर ध्यान से देखोगे तो 7 में पहले 2 का गुणा किया गया है, हो गया 14, और इसमें 1 जोड़ दिया गया है और ये हो गया 15। ठीक है, अब 15 के साथ क्या किया गया, 15 के साथ फिर 2 का गुणा किया गया, 15 दूनी 30 हो गया, और इस बार इसमें 2 जोड़ दिया गया तो ये हो गया 32। इसी क्रम में ये बढ़ रहा है। अब 32 को फिर 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा करते जाइए, दूना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 64। और 64 में जैसे 1 यहाँ ऐड हुआ था और यहाँ पे 2 ऐड हुआ था तो इस बार 3 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 67। अब 67 के बाद क्या आ जाएगा, इसमें 2 का आप गुणा कर दीजिए 67 में, 7 दूनी 14 का 4 हो गया, 6 दूनी 12, 1 13 हो गया, और कितना यहाँ पे 3 जुड़ा था, यहाँ पे 4 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 138। आपका राइट आंसर 138 हो जाएगा। अगर 138 आपके आंसर में दिख रहा है तो सीधे टिक मारिए और आगे बढ़िए, समय की वेस्ट मत करिए। चलिए अब फिर हम आ गया, एक और स्टेटमेंट दिया है, एक और दिया है, ये यहाँ भी स्टेटमेंट है और कंक्लूजन पूछा जा रहा है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये इनइक्वलिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि P जो है या तो ग्रेटर दैन इक्वल टू Q है और Q जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू R है, R इक्वल टू यस है, यस इक्वल टू जो है इक्वल टू या ग्रेटर दैन T है, T ग्रेटर दैन U है, U ग्रेटर दैन इक्वल टू V है, V जो है इक्वल टू W है एंड W जो है लेस दैन X है। 2 कंक्लूजन दिए हैं, क्या P ग्रेटर दैन इक्वल टू U है या फिर जो है P जो है ग्रेटर दैन U है। क्या राइट आंसर इसमें हो सकता है, क्या ये ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, क्या कंक्लूजन ये वाला खाली सही है या जो है कंक्लूजन 2 सही है या दोनों सही है या कोई नहीं सही है। अब इसमें ध्यान से देखोगे तो ये ही बता रहा है इसमें P यहाँ है और U यहाँ है, इन दोनों के बीच में संबंध पूछा जा रहा है। अब ये हो सकता है कि ये सब बराबर हों, अगर सब बराबर हों तो P और U बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन P जो है U से हमेशा बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि कहीं भी जो है हमेशा बड़ा दिखेगा, या तो बड़ा होगा या तो बराबर दिया रहा है, तो बड़ा बड़ा बराबर बड़ा और बड़ा, ये सीधा यहाँ से अगर P को उठाओगे U से तो ये वाला ऑप्शन आएगा। तो राइट आंसर अपना है कि P जो है ग्रेटर दैन U है, तो कंक्लूजन 2 जो है वो फॉलो करता है। ए के बारे में हम 100% नहीं कर सकते हैं कि जो है P जो है ग्रेटर दैन या इक्वल टू 1 ही होगा, तो ये हम नहीं कह सकते हैं। राइट जो है एकदम जो 100% सही हो कि P जो है हमेशा ग्रेटर दैन U होगा इस कंडीशन में, क्योंकि कहीं भी जो है लेस दैन का साइन बीच में नहीं आ रहा है, ग्रेटर दैन ही आ रहा है। तो कंक्लूजन 2 जो है राइट है, दोनों सही नहीं है, ना तो ये सही है, तो हमारा राइट आंसर होगा। इस प्रकार हमने जो है रीजनिंग के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग जो है रीजनिंग के 10 और क्वेश्चंस को पढ़ेंगे।